इन तमाम मुद्दों पर आज हमें चर्चा करना है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के चेयरमैन डॉक्टर डी.के. गुप्ता, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट निशा खन्ना, अर्थशास्त्री प्रोफेसर अखिल स्वामी। आप सभी का हमारी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर डी.के. गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो बताया था कि जो कर्व और फ्लैटनिंग की जो थ्योरी हमें दी थी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे हौसले को बहुत बढ़ाते रहते हैं। जो कर्व और फ्लैटनिंग की जो थ्योरी आपने दी थी वो आगे चल के बड़ी पॉपुलर हुई और जिस तरीके से कोरोना ने हिंदुस्तान को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ पूरी दुनिया में सिर्फ एक वजह से हो रही है कि उन्होंने इतना कठिन और बड़ा निर्णय लिया भारत जैसे देश को संपूर्ण लॉकडाउन के भीतर लेने का। जाहिर सी बात है कि इस निर्णय को लेने से पहले उनका मन भी बहुत घबराया होगा, बहुत आशंकाओं से भरा होगा, लेकिन आज पूरी दुनिया में सिर्फ इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हो रही है कि इस कारण हिंदुस्तान में कोरोना कम्युनिटी स्टेज तक नहीं फैल पाया। लेकिन महाराष्ट्र में जो स्थिति दिखाई दे रही है, गुजरात में जो स्थिति दिखाई दे रही है, राजस्थान में जो स्थिति दिखाई दे रही है, आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में ये कम्युनिटी लेवल पे ट्रांसमिट करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है? नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं उपेंद्र जी, और शायद आप इतना आगाह कर रहे हैं, आपकी मीडिया के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू हम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, चैनल मिल गया जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ रख सकते हैं और पब्लिक को जागरूक कर सकते हैं। तो सच में हम लोग स्टेज 2 में चल रहे थे और जो कुछ स्टेट है, कुछ ज़िले ऐसे बन गए हैं जो हॉट जोन है या जो रेड जोन्स हैं, जो क्लस्टर्स बन गए हैं, और वो कह सकते हैं कि छोटे छोटे ज्वालामुखी हैं उस एरिया के लिए। अगर वो फट गए तो वो हम लोग स्टेज 3 में पहुँच जाएंगे। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि इन एरियाज में हमें बहुत कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। लॉकडाउन लंबा चलेगा, फॉलो करना पड़ेगा, हमें डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपने आप को, हमें आइसोलेट करना पड़ेगा। और जो हमारी सरकार है उस टाइम मैंने पहले भी कह चुका था कि हमें पहले डिफेंसिव मोड में खेल रहे थे, लॉकडाउन मतलब डिफेंसिव था। अब हमें अटैक करना पड़ेगा। अटैक मतलब हमें लोगों को डायग्नोज करना पड़ेगा, लोगों को टेस्ट कराने पड़ेंगे, लोगों को आइसोलेट करना पड़ेगा, लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा, और जो उनके कांटेक्ट में उनको लोगों को कांटेक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ेगी और उन सबको क्वारंटाइन भेजना पड़ेगा। खासकर ऐसे एरिया में अगर हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग स्टेज 3 के मुहाने पे एटलीस्ट इन इलाकों में खड़े हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं हर प्रदेश में हैं जो रेड जोन बने हुए हैं, और वो शायद उस सरकार के लिए इस टाइम खतरे की घंटी है। अगर वहां पे उन्होंने बहुत कठिन निर्णय नहीं लिए तो आगे दिक्कत पैदा कर सकते हैं, पूरे देश के लिए दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जितने डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जितने हॉस्पिटलों को सील किया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग का जो स्कोप है वो बढ़ाया जा रहा है और पर्याप्त मात्रा में पीपी किट, मास्क और ये जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं गवर्नमेंट ने रातों रात उनको एक्सपोर्ट किया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आईसीएमआर ने 2 दिन के लिए जो रैपिड टेस्टिंग किट को रोका, उसके पीछे क्या कारण थे? कल हमने इसको जानने की कोशिश की थी। एम्स के पूर्व निदेशक MC मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ऑडियो प्रॉब्लम के कारण वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों को आप एक्सप्लेन करें कि जो रैपिड किट को 2 दिनों के लिए तत्काल प्रभाव से रोका गया, वो ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि इसके लिए आईसीएमआर को आनन फानन में एडवाइजरी जारी करनी पड़ी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रैपिड या जो एंटीबॉडी या सीरोलॉजिकल जो टेस्ट किट है वो डायग्नोसिस के काम में नहीं आती है। वो डायग्नोसिस के लिए पीसीआर टेस्ट ही बेस्ट है, बिकॉज अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट के लिए पीसीआर टेस्ट चाहिए। जो रैपिड टेस्ट है वो डेवलप करता है, डिपेंड करता है उसकी डायग्नोसिस कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी कितनी देर में बनी है, और एंटीबॉडी जो बनने में समय लगता है, किसी में 10 दिन लगते हैं, किसी में 14 दिन लगते हैं, किसी में 20 दिन लगते हैं। हर बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। तो इस केस में फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट बहुत सारे रिपोर्ट्स आ सकती हैं, और खास करके फॉल्स नेगेटिव टेस्ट जो खतरनाक हो सकते हैं कि हमने टेस्ट करा और वो नेगेटिव आया और हमने अपने आप को मान लिया कि ये बंदा नेगेटिव है, बट ऑलरेडी उसके अंदर इन्फेक्शन है, तो वो फैलाता रहेगा। तो इसलिए, और बिकॉज ये लोग टेस्ट जो है ना डायग्नोसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये हमारे लिए एपिडेमोलॉजिकल स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम उससे ये पता कर सकते हैं कि उस कम्युनिटी में जिसमें हम टेस्ट कर रहे हैं मास लेवल पे, वहां पे प्रेवलेंस कितना है इस इन्फेक्शन का, कोरोना कितना फैला हुआ उस इलाके में।
तो इसलिए बिकॉज वहां पे रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, 2.5-3% ही रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे थे, मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा था। इवन जो विदेशों में भी स्टडी हुई है उसमें भी फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव 30% तक रेट आया है इसमें। तो इसलिए हमें इस टेस्ट किट पे ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें पीसीआर टेस्ट पे रिलाई करनी चाहिए। पीसीआर में एक काम कर सकते हैं, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, उसमें हम लोग जो बात कर रहे थे ना, ग्रुपिंग करना, मल्टीपल टेस्ट एक साथ कर लेना, वो कर सकते हैं उसमें। जो अभी केजीएमयू में कर रहे हैं, यूपी में स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे आगरा के टेस्ट कर रहे हैं।